हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। हमारी जो टॉपिक चल रही थी वो फंडामेंटल राइट चल रही है। फंडामेंटल राइट से ही संबंधित कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि अनुच्छेद नंबर 21, जी हाँ, अनुच्छेद नंबर 21 के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से अधिकार हैं। तो अनुच्छेद नंबर 21 के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से अधिकार हैं ये मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा संविधान के आधारभूत ढांचा क्या है। जी हाँ, संविधान का आधारभूत ढांचा क्या है और संविधानभूत आधारभूत ढांचे में किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया है, उस चीज़ के बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है मित्र, तो आइए हम देखते हैं कि अनुच्छेद नंबर 21, जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है, यानी कि हर व्यक्ति को मानव होने के नाते उसको अपने जीवन को गरिमा में साथ बिताने का पूरा अधिकार कौन देता है? अनुच्छेद नंबर 21 देता है। और कोई व्यक्ति अपना गरिमा में जीवन बिताने के लिए उसके पास कौन कौन से अधिकार होना आवश्यक है, उन सारे अधिकारों को यहाँ पे लिखा गया है। लेकिन सारे अधिकार नहीं लिखे गए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे और अधिकार अनुच्छेद नंबर 21 के अंतर्गत हैं। मैं उसी अधिकार को यहाँ पे लिखा हूँ जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए मित्र, हम उन सारे अधिकारों को देखते हैं कि इसमें कौन कौन से अधिकार हैं। इसको बस आपको याद कर लेना है, क्लियर? क्योंकि यहाँ से कभी कभी पूछा जाता है कि अनुच्छेद नंबर 21 के अंतर्गत कौन कौन अधिकार आते हैं, या तो ये अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है, इस टाइप के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और दूसरा चीज़, अगर अनुच्छेद नंबर 21 के अंतर्गत आपको ये सारे अधिकार याद हो जाते हैं तो आपसे कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ये जो अधिकार हैं ये विधिक अधिकार हैं कि ये मौलिक अधिकार हैं। पहला चीज़ तो मौलिक अधिकार है, ये आप जानना, और दूसरा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर मित्र? तो आइए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 21 के अंतर्गत इसमें लिखा है कि मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार। मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार का क्या मतलब? मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का मतलब यहाँ पर ये, किसी भी व्यक्ति के लिए उसके जो अवसर मिलते हैं, उसके अवसर के अनुसार जो व्यक्ति रोजगार करता है, उस रोजगार को हर व्यक्ति को सम्मानपूर्वक तरीके से देखना चाहिए। ये नहीं है कि कोई अगर रिक्शामान है, या तो कोई जूता पॉलिश करने वाला है, या तो कोई दुकान पे पकौड़ा बेचने वाला है, तो उसको हीन भावना से मत देखिए। वो इंसान भीख तो नहीं मांग रहा है, वो इंसान अपने मेहनत से, अपने सूझबूझ से अपने आजीविका का संचालन कर रहा है। ऐसे भी इंसान प्रतिष्ठा के क्या होते हैं? हकदार होते हैं। ठीक है, वो तो आलसी नहीं है, ठीक है, वो एक पैरासाइट की तरह तो अपना जीवन नहीं बिता रहे हैं। तो कहने का मतलब जो व्यक्ति अपने मेहनत और परिश्रम से अपनी आजीविका चला रहा है, ठीक है, जो अपनी आजीविका को चला रहा है, उसको भी हमको प्रतिष्ठा के साथ देखना चाहिए, उसको भी मुझे सम्मान देना चाहिए। ठीक है मित्र, तो मुझे लगता है ये बातें आप समझ गए होंगे। क्लियर? दूसरी चीज़, स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषित रहित जल एवं वायु में जीने का अधिकार एवं हानिकारक उद्योगों के बीच सुरक्षा। जी, दूसरा क्या है? हर व्यक्ति को कैसा वातावरण चाहिए? स्वच्छ वातावरण चाहिए। और स्वच्छ वातावरण तभी रहेगा जब मुझे शुद्ध जल मिलेगा, जब मुझे शुद्ध वायु मिलेगा। ठीक है मित्र, तो जब मुझे ये सारे फैक्टर शुद्ध मिलेंगे, और इसके लिए मुझे उद्योगों को अपने आवास से या अपने कृषि क्षेत्र से काफ़ी दूर स्थापित किया जाना चाहिए। इनके बीच स्थापित किए जाने से न केवल हम वायु प्रदूषण से परेशान होंगे, जल प्रदूषण से परेशान होंगे, बल्कि उसके शोरगुल से भी परेशान होंगे, तो ऐसे उद्योगों को जहां आवास क्षेत्र है उनसे थोड़ा दूर स्थापित किया जाना चाहिए। ठीक है, इसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में कई बार इस तरीके के रिट याचिका दाखिल भी किए जाते हैं, जब कोई उद्योग किसी आवास क्षेत्र के बगल में स्थापित कर दिया जाता है और न केवल वहाँ के लोग रहने वाले मानव प्रभावित होते हैं, बल्कि उनसे जुड़े हुए जो पर्यावरण है
उनके भाग हैं वो भी प्रभावित होते हैं। तो चूंकि ये फंडामेंटल राइट का भाग है तो इसके अधिकारों का उल्लंघन पर आप रिट याचिका दाखिल कर सकते हैं। जीवन रक्षा का अधिकार, हर व्यक्ति को अपने जीवन का रक्षा का अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति अपने किसी व्यक्ति को ये लगता है कि किसी से मुझे अपने जीवन का खतरा है, किसी मुझसे अपने जीवन से खतरा है और वो आपका अस्तित्व समाप्त होने वाला है, अगर उससे लगता है तो आप अपने अस्तित्व से बचाने के लिए अपने कोई न कोई सुरक्षा का उपाय कर सकते हैं। जहाँ तक हो सकेंगे आप अपने आप को बचाएंगे, लेकिन अगर अवस्था ऊपर से गुजर जाएगी तो आप क्या करेंगे? आप वही करेंगे जो आपके लिए उचित होगा। तो जीवन रक्षा का क्या है? अधिकार है। निजता का अधिकार, देखिए मित्र, निजता का अधिकार ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। निजता का अधिकार, हर व्यक्ति को अपने निजता के अनुसार जीवन जीना चाहिए। जैसे एक मुद्दा आया हुआ था, आप सुने होंगे कि जो बड़े बड़े कॉलेज हैं और जो छोटे छोटे प्राइमरी कॉलेज हैं, इन लोगों में शिक्षा में काफ़ी ज़्यादा क्या होता है? विविधता दिखाई देती है, असमानता दिखाई देती है। ऐसे हालातों में जो निजी कॉलेज हैं उनके बंद किए जाने की पूरी संभावना थी और जो अभिजात वर्ग से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनको ये कहे जाने लगा कि उनके भी बच्चे प्राइमरी बच्चों के साथ बैठकर पढ़ना चाहिए। लेकिन ये एक तरीके से क्या होगा? निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा। ये क्या होगा? निजता का अधिकार का उल्लंघन होगा। तो ऐसे स्थिति में किसी से ये अधिकार छीना नहीं जा सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि आप गुणवत्ता का विकास करिए, ठीक है, लेकिन किसी से निजता का अधिकार के छीनने के आप हकदार नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि निजता का अधिकार फंडामेंटल राइट में शामिल किया गया है। आश्रय का अधिकार, आश्रय का अधिकार भी फंडामेंटल राइट का भाग है। जिन व्यक्तियों को अपना सर ढकने के लिए छत नहीं है, अपना सर ढकने के लिए छत्र नहीं है, अगर वो भारत के नागरिक हैं, उनके लिए कोई एक भूमि नहीं है, तो ऐसे स्थिति में सरकार भी उनको व्यवस्था करवाएगी। स्वास्थ्य का भी अधिकार होना चाहिए, जिसके लिए भारत ने सरकारी हॉस्पिटलों की क्या की है? व्यवस्था की हुई है, ठीक है। तो जिस हिसाब से जैसे व्यक्ति होते हैं उनके उस तरीके से निःशुल्क स्वास्थ्य की व्यवस्था कराई जाती है। निःशुल्क कानून सहायता का अधिकार, निःशुल्क कानून की सहायता का अधिकार न केवल फंडामेंटल राइट में बल्कि निःशुल्क विधि की बात अनुच्छेद नंबर 39A में भी कही गई है। क्लियर। त्वरित सुनवाई का अधिकार, आप जानते हैं मित्र, न्याय तब तक न्याय नहीं होता है जब तक किसी व्यक्ति के द्वारा जो अन्याय होता है उसको सही समय पे नहीं मिल जाता है, ठीक है। ऐसे न्याय का क्या फ़ायदा जब व्यक्ति अपने न्याय के लिए तत्पर हो और उसका न्याय तब मिले जब वो व्यक्ति या तो उसकी मृत्यु हो चुकी हो या तो वो बुढ़ा हो चुका हो। तो ऐसे स्थिति में ऐसे न्याय का क्या फ़ायदा, ठीक है। न्याय कैसा होना चाहिए? त्वरित होना चाहिए। और जब न्याय त्वरित होगा तो लोगों के अंदर कानून का क्या होगा? भय होगा, तब असली मायने में न्याय न्याय कहलाएगा। नहीं तो ऐसे न्याय कहीं न कहीं अन्याय से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। अब आते हैं फांसी में देरी के विरुद्ध अधिकार। ये भी फंडामेंटल राइट के अनुच्छेद नंबर 21 का भाग है। फांसी में देरी के विरुद्ध के अधिकार, देखिए फांसी में देरी के विरुद्ध का अधिकार, अगर हम ये कहें कि फांसी को एक निश्चित डेट में दिया जाना चाहिए, अब उस फांसी को बहुत ज़्यादा, अगर फांसी है कानून में, अगर फांसी है, अगर उस डेट को पढ़िए तो उसको बहुत ज़्यादा दिनों तक, बहुत सालों तक आप टाल के नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है, फांसी में देरी का अधिकार, देरी के विरुद्ध अधिकार है। बंधुआ मजदूर के विरुद्ध अधिकार, बंधुआ मजदूर की बात हमने आपको अनुच्छेद नंबर, आपको याद होगा अनुच्छेद नंबर 23, अनुच्छेद नंबर 23 में शोषण के विरुद्ध में एक अधिकार मैंने आपको बताया था। कौन सा अधिकार? बलात् श्रम। तो बलात् श्रम शोषण के विरुद्ध अधिकार में ही एक तरीके से यहाँ पे बंधुआ मजदूरी करने का भी क्या है? अधिकार है, ठीक है, जिसको 1976 के अधिनियम के तहत इसको दूर किए जाने का क्या किया गया था? प्रयास किया गया था। महिलाओं के विरुद्ध सम्मानपूर्वक व्यवहार करने का अधिकार, जी हाँ, महिलाओं के विरुद्ध सम्मानपूर्वक व्यवहार करने का भी अधिकार होना चाहिए, ठीक है। सदियों से महिलाओं को चार दीवारी में कैद में रखा गया है, जिससे कि उनका शारीरिक और मानसिक विकास आज भी महिलाओं का बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया है या नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुत सारी हमारी रूढ़िवादी विचारधाराएं आज भी महिलाओं को चार दीवारियों में कहीं न कहीं कैद करके रखी हुई हैं। तो ऐसे स्थिति में इनको
तभी सम्मान मिलेगा जब इनको भी विकास करने के साथ इनको भी स्वतंत्रता, समता, ठीक है, और बंधुता का भाव लेकर आएंगे इनके सामने। ठीक, हमारी बात समझ में आ रही होगी आपको। यानी कि महिलाओं को पुरुषों के समान भी सम्मान देना चाहिए, ताकि ये भी पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर न केवल चल सके बल्कि अपने देश के आर्थिक विकास में क्या कर सके, समृद्धि कर सके। क्लियर। सूचना का अधिकार, देखिए हर व्यक्ति को सूचना पाने का अधिकार है। अगर सूचना का अधिकार नहीं मिलेगा तो न्याय कैसे होगा? आप कैसे जानोगे कि हमारे अधिकारों, आपके अधिकारों का कोई शोषण कर लेता है? जैसे आपको ये लग जाए कि आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो और अगले वाले व्यक्ति जो आपसे कमज़ोर है, जो आपसे प्रतिस्पर्धा में तेज नहीं है, तो ऐसे स्थिति में उस व्यक्ति का चयन हो जाता है और आपका चयन नहीं हो पाता है, तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है आपके सामने। ठीक है, आपके सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हो जाता है, तो आपको ये लगता है कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहीं ना कहीं तानाशाही जैसी व्यवस्था तो नहीं है। इसलिए हमारे फंडामेंटल राइट में सूचना का अधिकार प्रदान किया गया है, जिसके माध्यम से न केवल आप अपने बारे में जान सकते हैं, लेकिन आप दूसरों के भी बारे में जान सकते हैं, बशर्ते वो चीज़ें हमारे देश की राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को बाधित न करती हों। क्लियर। इसके बाद प्रतिष्ठा का अधिकार होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा था कि मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, ठीक वही है, प्रतिष्ठा का अधिकार होना चाहिए। लोगों को सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार होना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा तथा परिवार के संरक्षण का अधिकार होना चाहिए। देखिए ये भी अनुच्छेद नंबर 21, गरिमामय जीवन के साथ अगर आपको जीना है तो आपको सामाजिक सुरक्षा और परिवार के संरक्षण का भी अधिकार मिलना चाहिए। क्लियर। ये राज्य का क्या है, दायित्व है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रम लाए जाते हैं तो क्यों लाए जाते हैं? कहीं ना कहीं ये परिवार संरक्षण की ही बात किया जाता है। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जनसंख्या वृद्धि को रोकना और महिलाओं के प्रसूति के समय जो एक आर्थिक मदद दिया जाना, वो भी कहीं ना कहीं परिवार संरक्षण के संदर्भ में बात की जाती है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। सोने का अधिकार, हर व्यक्ति को सोने का भी अधिकार है। जी हाँ, सोने का अधिकार भी व्यक्ति को मिला हुआ है। किसी भी व्यक्ति को अगर तनाव मुक्त होना है तो तनाव मुक्त होने के लिए ज़रूरी है कि कम से कम वो 6 घंटे नींद तो ले ही 24 घंटे में। ठीक है, ताकि वो अपने आप को तनाव मुक्त रह सके। ऐसे स्थिति में किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति को परेशान नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपके बगल में कोई घर है और पड़ोसी वाला है तो वो लगातार आपके बगल में आपको परेशान करने के लिए लगातार डीजे बना रहा है। अगर उसका भाव ये है तो ऐसे व्यक्तियों पर सरकार एक्शन ले सकती है। इसके अलावा और जैसे आपके घर के बगल में कोई इंडस्ट्री नहीं लगनी चाहिए जो शोर शराबे से क्या नाम है शोरगुल से भरा पड़ा हो। अगर वहाँ लगा भी हो तो ऐसा हो कि आप उसकी शोरगुल की आवाज़ आपकी कानों तक न पहुँच सके, जिससे कि आप कि नींद क्या हो जाए, हराम हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए और आप तनाव में ग्रसित हो जाएं। ठीक है, तो ये भी बातों को ध्यान में रखना होगा। अगर आप ऐसा करते हो तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हो। वही भी लिखा गया है शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार है। तो शोर प्रदूषण के मुक्ति का अधिकार मिलेगा तो तभी को आपको सोने का अधिकार तो मिल पाएगा, अन्यथा आप कैसे सो पाओगे। क्लियर। ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा मित्र। ये आपके अनुच्छेद नंबर 21 के अंदर आने वाले वो सारे अधिकार हैं। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, इन सारे अधिकारों के प्लस अनुच्छेद नंबर 19 के अंतर्गत जो आपको अधिकार प्रदान किए गए हैं वह भी किसके अंतर्गत आते हैं, अनुच्छेद नंबर 21 में ही समाहित है। अनुच्छेद नंबर 21 के सारे अधिकार या सारे प्रकार की स्वतंत्रता अनुच्छेद नंबर 21 में, इन सभी के अलावा ये भी है। यही कारण है कि अनुच्छेद नंबर 19 को अनुच्छेद नंबर 21 को एक दूसरे का पूरक कहा जाता है। क्लियर। तो ये सारे अधिकार आप जरूर याद कर लीजिएगा, यहाँ से भी प्रश्न कभी कभार बन जाते हैं, इसलिए मुझे लगा कि ये भी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहिए तो मैंने प्रस्तुत किया। अब आते हैं मित्र, आपके सामने बगल में एक अगला कॉलम बना होगा, इसमें भी ढेर सारे पॉइंट हैं। संविधान का आधारभूत ढांचा। जी हाँ, संविधान का आधारभूत ढांचा क्या होता है? संविधान का आधारभूत ढांचा, ठीक है, ये बातें संविधान की प्रस्तावना को लेकर उठी हुई थी और सबसे ज़्यादा तब उठी जब नीति निर्देशक तत्व और फंडामेंटल राइट के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई।
एक तरफ जो फंडामेंटल राइट है वो व्यक्तियों को प्रदान किया वह अधिकार है जिससे व्यक्ति अपने आप को समाज की मुख्य धारा से जोड़ सकें, और दूसरी तरफ राज्य के वो कर्तव्य भी हैं जो व्यक्ति एक तरीके से राज्य इस तरीके से लोक कल्याणकारी कार्य कर सके जिससे कि फंडामेंटल राइट को और ज़्यादा निखार किया जा सके। ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल राइट में जो बातें कही गई हैं वो तो सही है, लेकिन अगर राज्य उसके लिए ग्रोथ नहीं करेगा तो फंडामेंटल राइट की कोई प्रासंगिकता रह जाएगी? नहीं रह जाएगी। ऐसे स्थिति में राज्यों ने फंडामेंटल राइट में वृद्धि करने के लिए या देश के विकास करने के लिए कुछ संविधान संशोधन करना उचित समझना चाहा, लेकिन चूंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सारी बातें कही हुई थी, उसमें अनुच्छेद नंबर 13 था जो इस बात की किसी भी तरीके से इजाज़त नहीं देता था कि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो। लेकिन समयानुसार वाद विवाद प्रतिवाद होते गए। एट लास्ट में केशवानंद बनाम केरल राज्य 1773 में एक वाद आता है। उस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि राज्य ठीक है लोक कल्याणकारी कार्य करने के लिए नीति निर्देशक तत्वों का पालन कर सकती है, और इसके लिए अगर फंडामेंटल राइट में किसी भी भाग में परिवर्तन करना चाहे तो राज्य कर सकती है। बशर्ते होना क्या चाहिए कि संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो लोगों ने जवाब माना कि आखिर में संविधान का आधारभूत ढांचा होता क्या है। ठीक है, तो समय समय पर संविधान जो सर्वोच्च न्यायालय है वो संविधान के आधारभूत ढांचे में निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल किया और उसने ये भी बताया है कि ये जितने भी बिंदु बताए गए हैं ये संविधान के आधारभूत का कोई अंतिम बिंदु नहीं है। समय आने पर संविधान के आधारभूत ढांचा और भी हो सकते हैं, यानी कि इनके अलावा अन्य भी संविधान के आधारभूत ढांचा हो सकते हैं, वह समय और परिस्थिति पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो आइए अब हम देख लेते हैं कि संविधान के आधारभूत ढांचा में किन किन बिंदुओं को शामिल किया गया है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। संविधान के आधारभूत ढांचा में पहली चीज़ तो संविधान की सर्वोच्चता। जी हाँ, संविधान की सर्वोच्चता सबसे ऊपर है। हमेशा परिवार का घर बड़ा होता है, ठीक है, घर बड़ा होता है, घर का मुखिया बड़ा होता है, उसमें सदस्य बड़े नहीं होते हैं। कहने का मतलब संविधान क्या है मित्र? संविधान एक व्यवस्था है। अब आप मुझे बताओ कि अगर आपके परिवार में आपसे पूछा जाए कि आपके परिवार में रहने वाले में कौन बड़ा है, अनुशासन बड़ा है कि सदस्य बड़ा है कि उस परिवार का मुखिया बड़ा है, ठीक है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे अनुशासन, क्योंकि अनुशासन ही व्यवस्था को निर्धारित करती है और व्यवस्था के माध्यम से ही लोगों के उत्तरदायित्वों को बताया जाता है। अगर व्यवस्था ही नहीं रही, अगर अनुशासन ही नहीं रहा तो व्यवस्था नहीं रहेगी, और व्यवस्था ही नहीं रहा तो सारे सदस्य अपने दायित्वों से क्या हो जाएंगे? भटक जाएंगे, और अपने दायित्वों से भटक जाएंगे तो उस परिवार का विघटन हो जाएगा, और परिवार का विघटन होने का मतलब कि घर का विघटन हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से हमारे देश में भी यही बात कही जाती है। संविधान एक व्यवस्था है जो संविधान निर्माताओं के द्वारा रूल और रेगुलेशन से बनाए गए हुए हैं, और इसमें रहने वाले संविधान के जो अंग हैं, चाहे वो संसद हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका, वो उन्हीं संविधान निर्माताओं के बनाए गए रूल और रेगुलेशन के अनुसार चलते हैं, यानी कि व्यवस्था के अनुसार चलते हैं। अगर इन तीनों अंगों के बीच में अगर समन्वय की स्थिति नहीं होगी तो व्यवस्था क्या हो जाएगी? चरमरा जाएगी। तो अगर व्यवस्था चरमरा गई तो फिर देश का क्या हो जाएगा? देश में अराजकता की स्थिति हो जाएगी। तो ऐसे स्थिति में भारत देश संकट में पड़ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि संविधान की सर्वोच्चता का मतलब क्या होता है। क्लियर? अब देखते हैं, यहाँ पर है विधि का शासन। जी हाँ, विधि का शासन डायसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और ये डायसी था कौन? ये डायसी ब्रिटेन का रहने वाला था, और ये ब्रिटेन से ही लिया गया था। इसमें ये चीज़ बताया गया है कि एक तरीके से जो भी आप किसी के साथ किसी भी प्रकार की कार्रवाई कर रहे हो तो वो जो अनुच्छेद नंबर 395 है आपके पास, आपको उसी के अकॉर्डिंग लोगों के साथ व्यवहार करना है। ठीक है, अभी आपको उसी के साथ लोगों के साथ क्या करना है? व्यवहार करना है। ये नहीं कि आप अपने द्वारा ऐसे कुछ रूल और रेगुलेशन लेकर आएँ जो संविधान में 395 लिखे गए अनुच्छेदों को क्या हो? विरुद्ध हो। ऐसा नहीं करना होगा आपको।
ठीक है, उसकी प्रासंगिकता जो भी नियम कानून लाए उसका संबंध 395 अनुच्छेद से होना चाहिए, यानी कि संविधान के 22 भाग से होना चाहिए, यानी कि कहने का मतलब संविधान के तीनों अंगों के दायित्वों से होना चाहिए। और ये बातें विधि की शासन ही मुझे बताता है। शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत, शक्तियों का पृथक्करण का भी सिद्धांत आप जानते हैं कि अनुच्छेद नंबर 50 है। अनुच्छेद नंबर 50 में सीधे सीधे बता दिया गया है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से क्या किया गया है, पृथक्करण किया गया है। उसमें ये बताया गया है कि एक न्यायपालिका और एक कार्यपालिका का क्या कार्य होना चाहिए, और हर संविधान के तीनों अंगों को अपने कार्य करने के लिए पूरी स्वायत्तता है, और वो अपने कार्यों को करते समय इस बात का ध्यान रखें कि वो किसी भी संविधान के भाग का अतिक्रमण न करने पाए या संविधान के अंग का अतिक्रमण न करने पाए। इसलिए संविधान के द्वारा कहीं न कहीं शक्तियों का क्या किया गया है, पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया है। क्लियर, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए। संविधान का संज्ञानात्मक ढांचा, संविधान का संज्ञानात्मक ढांचा भी संविधान के आधारभूत ढांचे में शामिल किया गया है। आखिर में संविधान का संज्ञानात्मक ढांचा क्या होता है? देखिए, संविधान संज्ञानात्मक ढांचा का मतलब ये समझ लीजिए, हमारे भारतीय संविधान में एक अनुसूची है, वो अनुसूची है 7वीं अनुसूची। जी हाँ, 7वीं अनुसूची के माध्यम से केंद्र राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। उसमें ये बताया गया है कि केंद्र किन किन विषयों पर कानून बना सकती है और राज्य किन किन विषयों पर कानून बना सकती हैं। ठीक है, तो जो ये विशेषता इस प्रकार की दिखाई देती है वो संज्ञानात्मक व्यवस्था की विशेषता दिखाई देती है। ठीक है, तो इस तरीके से केंद्र और राज्य को भी कानून बनाते समय ध्यान देना चाहिए। यदि मामला राष्ट्रहित का न हो, अंतर्राष्ट्रीय हित का न हो, तो कोई भी किसी के विषयों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो वो संज्ञानात्मक ढांचा भी इसमें बताया गया। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव पर आधारित लोकतंत्र प्रणाली होनी चाहिए। जी हाँ, स्वतंत्र और निष्पक्ष पर आधारित चुनाव होना चाहिए। चुनाव कैसा होना चाहिए? स्वतंत्र होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। आप जरा बताओ, हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना की जो मूल भावना है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था तब तक अच्छे तरीके से स्थापित नहीं हो पाएगी जब तक हमारे देश में सही तरीके से चुनाव नहीं होगा। ठीक है, कहने का मतलब हमारे देश में विविधता बहुत ज़्यादा है। विविधता के आधार पर लोगों में यह स्वार्थ तो जरूर आने की पूरी संभावना होती है कि हमारी ही वर्ग की सरकार बने। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए भी हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसने संविधान की आधारभूत या मूलभूत जो संरचना है उसमें ये बताने का प्रयास किया है कि निर्वाचन आयोग को पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ चुनाव करवाया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर चुनाव अच्छे तरीके से हुआ तो लोकतंत्र भी अच्छे तरीके से होगा, और लोकतंत्र अगर अच्छे तरीके से तो इसका मतलब लोगों के साथ अच्छे तरीके से सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति होगी। इसके अलावा समता और बंधुता की भावना भी देश में बढ़ेगी। तो परिणाम क्या होगा कि देश में राष्ट्रीय एकता में अखंडता आएगा। लेकिन अगर निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ चुनाव नहीं करवाएगी तो यही व्यवस्था उल्टी भी हो सकती है। क्लियर? तो हमारे जो न्यायपालिका है उसने संविधान के आधारभूत ढांचा या मूलभूत ढांचा में इसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर आधारित लोकतांत्रिक प्रणाली की व्यवस्था की है। राज्य व्यवस्था का गणतंत्रात्मक ढांचा, तो राज्य व्यवस्था का गणतंत्रात्मक ढांचा भी होना चाहिए। कहने का मतलब हमारे जो संविधान में जो सुप्रीमो का पद है उसका भी जो चुनाव होना चाहिए वो भी निर्वाचन के ही माध्यम से होना चाहिए। जैसे आप राष्ट्रपति का पद तो देख ही रहे होंगे। ठीक है, वो गणतंत्रात्मक व्यवस्था को शो करता है और वो आनुवंशिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। संसदीय प्रणाली की सरकार, हमारे संविधान की आधारभूत ढांचा की एक और विशेषता है कि संसदीय पर आधारित व्यवस्था होनी चाहिए। क्या है ये संसदीय व्यवस्था? संसदीय व्यवस्था में आपको सीधे सीधे बताया गया है कि हमेशा कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायित्व होती है। इस प्रकार की व्यवस्था को संसदीय व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, और ये व्यवस्था भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाती है। ठीक है, ये अधिष्ठात्मक व्यवस्था की विपरीत व्यवस्था है जो कि ब्रिटेन से ली गई है। देश की संप्रभुता बहुत इंपॉर्टेंट है।
देश की संप्रभुता, देखिए देश सर्वोपरि है, ठीक है, जो हायरकी है सबसे ऊपर देश को ही रखा गया है, ठीक है। तो देश की संप्रभुता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। देश की संप्रभुता का उल्लंघन होने का मतलब कि देश को हमेशा सर्वोपरि ऊपर रखना चाहिए। और संप्रभुता का मतलब तो आप समझते ही हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मामला हो चाहे आंतरिक मामला हो, दोनों मामले में जो केंद्र सरकार होगा वो कहीं ना कहीं निर्णय लेने में क्या हो, स्वतंत्र हो। और कानून बनाने में भी इस बात का पूरी तरीके से ध्यान रखना चाहिए कि देश की संप्रभुता कहीं प्रभावित न हो, न तो आंतरिक रूप से न तो बाह्य रूप से। यानी कि राज्य अगर केंद्र पर हावी हो गया तब देश की संप्रभुता नहीं रह पाएगी। अगर अंतर्राष्ट्रीय देश हावी हो गए तब भी देश की संप्रभुता नहीं रह पाएगी। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है कि जो संविधान में लिखी गई बातें हैं वो पूरी तरीके से लागू होनी चाहिए, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार के राजनीतिक नहीं होनी चाहिए जिससे कि देश की संप्रभुता क्या हो, प्रभावित हो। अगर ऐसा हुआ तो संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन समझा जाएगा, ठीक है मित्र। न्यायपालिका की स्वतंत्रता तथा न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। न्यायिक पुनरावलोकन का जो अधिकार लिया गया है ये कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है, सर्वोच्च अमेरिका से लिया गया है, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन होता क्या है? देखिए मित्र, न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब एक तरीके से आप ये जान लीजिए कि हमारे संविधान में ये कहा गया है, भले ही कानून का अज्ञाता सुप्रीम कोर्ट को माना गया है, लेकिन गलतियां जो होती है या भूल, ये गलतियां जो होती है एक मानवीय स्वभाव होता है। कभी कभी मानवीय स्वभाव की वजह से भी गलती हो जाती है, क्योंकि मन की भावनाओं पर भी कभी कभी बुद्धिजीविता का प्रभाव बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है। बुद्धिजीविता पर मन की भावनाएं हावी हो जाती हैं। तो ऐसे स्थिति में कभी कभी दिमाग के संतुलन न होने की वजह से कुछ चीज़ें न्यायपालिका से भी गलती हो सकती है। हालांकि जहाँ तक मेरी समझ में वहाँ तक बोल रहा हूँ, तो कुछ गलती हो जाती है, हो ही भी है। तो न्यायपालिका को में अनुच्छेद नंबर 137 में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जो भी बेंचेज है, अगर वो अपने निर्णय को देती है और फिर उस निर्णय में सुधार करके दूसरा निर्णय दिया जाना न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। अब जरा सोचिए, अगर सपोज करिए न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार न हो और न्यायपालिका का निर्णय ही अंतिम निर्णय हो और उस निर्णय जो दिया गया निर्णय है उस निर्णय अंतिम निर्णय होगा, उसको बदला नहीं जा सकता है। जरा आप समझिए, अगर इस प्रकार का कोई निर्णय हो, न्यायालय के द्वारा दे दिया जाए और फिर न्यायालय को इस चीज़ का आभास हो कि मैंने गलती कर दी है लेकिन इसको बदला नहीं जा सकता है, तो क्या ऐसी स्थिति में हमारे संविधान ऐसी स्थिति में क्या मानव की गरिमा बनी रहेगी? क्या सिस्टम चलेगा? नहीं चलेगा। ऐसी स्थिति में सिस्टम तो नहीं चलेगा। तो इस आधार पर न्याय पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया है। यह भी हमारे संविधान का आधारभूत ढांचा है। इसको भी संसद के द्वारा विधि बनाकर छीना नहीं जा सकता है। क्लियर? अगर छीना गया तो हमारे देश में न्याय के लेकर समानता असमानता की खाई और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये तो हमारे संविधान का क्या आधारभूत ढांचा है। अब देख लेते हैं संसद की संविधान संशोधन की सीमित शक्ति। संसद की संविधान संशोधन की जो होनी चाहिए सीमित शक्ति होनी चाहिए। देखिए मित्र, संविधान संशोधन 3 प्रकार के होते हैं: साधारण संविधान संशोधन, विशेष संविधान संशोधन और विशेष बहुमत संविधान संशोधन के साथ साथ प्लस आधे राज्यों से अधिक राज्यों का समर्थन का होना। साधारण संविधान संशोधन के माध्यम से विधेयक पास किया जाना तो आसान है, बट अनुच्छेद नंबर 368 के तहत जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो बहुत जटिल बनाई गई है। ठीक है, तो इस वजह से संविधान संशोधन सीमित कर दिया गया है कि ताकि जो संवेदनशील जैसे मुद्दे हैं उस पर संविधान संशोधन तेज़ी से न किया जा सके। ठीक है, जो चीज़ें जैसी हैं समय अनुसार वो आने पर ही संशोधन होगी। तो ये भी प्रक्रिया क्या है, संविधान निर्माताओं ने थोड़ी सी क्या कर दी है, जटिल बनाकर इसको सीमित कर दी है। ठीक है,
कानून में बहुत तेज़ी से बदलाव लिए जाने की अगर प्रक्रिया को सरल कर दिया जाए तो हर वर्ग की राजनीतिक पार्टी अपने हितों से संबंधित कानून बनाएगी, जिससे कि दूसरा वर्ग प्रभावित हो जाएगा। ऐसे स्थिति में भी राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता क्या हो जाएगा, बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए संविधान निर्माताओं की एक बहुत ऊंची सोच की मुझे आज दाग देनी चाहिए और उनसे प्रेरणा भी लेना चाहिए कि उस समय उनकी दूरदर्शिता कितनी अच्छी थी। इसके अलावा सामाजिक एवं आर्थिक न्याय का उद्देश्य राज्य लोक कल्याणकारी का स्वरूप होना चाहिए, ठीक है, और धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए। तो ये हमारे संविधान के कुछ आधारभूत ढांचा थे। इस चीज़ को आप समझने का प्रयास करिएगा मित्र। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो अनुच्छेद नंबर 21 के अंतर्गत अधिकार हैं और जो संविधान की आधारभूत ढांचा है, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। आइए इसी के साथ एक पॉइंट और है जो फंडामेंटल राइट्स से ही रिलेटेड है, वो चीज़ें भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। वो आपके लिए भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। देखिए मित्र, दिव्यांगों, निःशक्त जो मतलब शक्तिहीन हो एक तरीके से, उनके लिए एक अधिनियम लाया गया है। दिव्यांगों के लिए एक अधिनियम लाया गया है, उस चीज़ को भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे संक्षेप में देखेंगे। दिव्यांगों का मतलब आप समझ ही रहे होंगे। दिव्यांगों के लिए एक अधिनियम आया था और वह है 2016 का अधिनियम। अब दिव्यांगों के लिए जो 2016 में जो अधिनियम आया था, ठीक है, संशोधन के माध्यम से जो संसद के द्वारा अधिनियम बनाया गया था, इसमें कुछ बातों को आप ध्यान में रखना होगा, ठीक है। वो बातें कौन कौन से हैं, वो सारे बात इस पॉइंट में नोट कर दे रहा हूँ। पहली चीज़, दिव्यांगों के लिए जो आरक्षण की बात कही गई इस अधिनियम में, इनकी जो आरक्षण की बात की गई, आरक्षण की जो बात कही गई वो क्या कही गई, वो यह कही गई कि अब इनका आरक्षण 3% से बढ़ाकर कितना कर देना चाहिए, 3% से बढ़ाकर आरक्षण 4% दिया जाना चाहिए। अब दिव्यांगों के लिए आरक्षण का प्रतिशत कितना है, तो 4% है, पहला पॉइंट। दूसरी चीज़, दिव्यांगों के लिए केरल में एक विश्वविद्यालय बनाया गया है। दिव्यांगों के लिए केरल में एक विश्वविद्यालय बनाया गया है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। और इनके लिए एक मेडिकल कार्ड बनता ही है, ये आपको पता होना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है मित्र, आप हमेशा देखे होंगे फंडामेंटल राइट नीति निर्देशक तत्व में भी देखे होंगे। हालांकि अब नीति निर्देशक तत्व में बातें नहीं कही गई हैं, लेकिन मूल कर्तव्य में बातें कही गई हैं कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर दिव्यांगों के लिए जो बातें कही गई है वह यह कही गई है कि चाहे 6 से 18 वर्ष, जी हाँ, 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए संघ और राज्य दोनों की बात कही गई है। संघ एवं राज्य इनके लिए क्या करेगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात करेगा, अनिवार्य शिक्षा की बात करेगा, ठीक है मित्र, अनिवार्य शिक्षा की बात करेगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। दूसरा पॉइंट इसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि दिव्यांगों की संख्या अगर आज देखा जाए 2011 की जनगणना पर, तो इनकी संख्या बड़े स्तर पर, जो बड़े स्तर के दिव्यांग हैं, इनकी संख्या पूरी जनगणना का लगभग 2.5% है। लगभग 2.5 करोड़ इनकी जनसंख्या है। और ये 2.5 करोड़ जनसंख्या का मतलब कि आज जितनी ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या है, जितनी फिनलैंड की जनसंख्या है, उनके जनसंख्या के क्या है, बराबर है। क्लियर। इसके अलावा आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना होगा कि वर्तमान में जो दिव्यांगों की संख्या बताई गई, यानी कि 21 प्रकार के दिव्यांग को शामिल किया गया है। और 21 प्रकार के दिव्यांग में कौन कौन है उस पर आप कमेंट करके बताइएगा। कुछ मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, इसमें जो हीमोफीलिया से ग्रसित हैं वो दिव्यांग कहलाएंगे, ठीक है। हीमोफीलिया से
जो बौनापन है, जो मानसिक पक्षघात हैं, जो मानसिक रुग्णता है, जिनको कम सुनाई देता है, जिनके चलने में पैर लड़खड़ाते हैं, जिनके जो सही तरीके से अपनी बातों को लोगों तक अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो वो मतलब कि सही तरीके से बोल नहीं पाते हैं, वो सारे दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं। जिनको जो अंधा है, जिनको कम दिखाई देता है, वो सारे दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं। तो ये कुछ पॉइंट हैं कि इसके संबंधी जो अधिनियम लाया गया वो 2016 में लाया गया और आरक्षण को 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया और केरल में एक विश्वविद्यालय का निर्माण भी किया गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की क्या की गई, इसमें बातें कही गई हैं। ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना होगा। और इनकी जो कैटेगरी तैयार की गई है वह कितनी तैयार की गई है, 21 तैयार की गई है। तो ये दिव्यांगों से संबंधित आपको कुछ बातें को ध्यान में रखना होगा, ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना होगा। तो मैं समझता हूँ कि मित्र कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट टाइम हम संविधान का अगला भाग लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे और वो संविधान का अगला भाग जो होगा वह नीति निर्देशक तत्व होगा। संविधान का अगला भाग नीति निर्देशक तत्व होगा, ठीक है। उसके लिए आप तैयार रहिएगा, जल्दी ही मैं वो वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।